नमस्कार बच्चों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा मगध साम्राज्य की प्रस्तावना और मगध साम्राज्य में आपने पढ़ा हर्यक वंश और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि उसने 3 नीतियां अपनाई थी। पहली वैवाहिक संबंध, दूसरी शासन व्यवस्था। तो बिंबिसार की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में ये कहा जाता है कि बिंबिसार कुशल राजनीतिक एवं पराक्रमी योद्धा ही नहीं वरन योग्य प्रशासक भी था। अपने राज्य कर्मचारियों पर उसका कठोर नियंत्रण था। वे गलत सलाह देने वाले अधिकारियों को दंड तथा उचित सलाह देने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करता था। बिंबिसार के प्रमुख अधिकारी महामंत्र या महामंत्र कहा जाते थे। बौद्ध साहित्य में बिंबिसार के निम्नलिखित महामात्रों का उल्लेख मिलता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसके जो महामात्र थे, जैसे कि सेना नायक, सेना का प्रमुख अधिकारी, व्यवहारिक यानी व्यवहारिक महामात्र, प्रधान न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी। तीसरा है ग्राम भोजक अथवा ग्रामकूट यानी कृषकों से लगान वसूल करने का कार्य करता था। तो शासन की सुविधा के लिए राज्य प्रांतों में वर्गीकृत था जिन्हें मंडल कहा जाता था। प्रत्येक मंडल का मुख्य अधिकारी या तो राजकुमार या विश्वसनीय व्यक्ति ही होता था। जो ग्रामों की जो शासन व्यवस्था है उसमें ग्राम का अधिकारी ग्रामीण कहलाता था और ग्रामीण का राजा से प्रत्यक्ष संबंध होता था। वे भी राजा को परामर्श दे सकते थे। भूमि कर के रूप में उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था। ग्रामीण के माध्यम से ये कर लिया जाता था। राज्य का दंड विधान अत्यंत कठोर था। कारावास के अतिरिक्त कोड़े लगाने, लोहे से दागने, जीभ काटने, पसलियां तोड़ने तथा मृत्यु दंड की व्यवस्था उस समय विद्यमान थी। इतना कठोर शासक होते हुए भी बिंबिसार लोक कल्याणकारी कार्यों में रुचि रखता था। उसने यातायात के साधनों के सुधारने के, कृषि व्यवस्था के लिए अनेक नहरों, तालाबों तथा यात्रियों के लिए कुओं का निर्माण किया। इसलिए उसे धर्मराज कला के विकास में योगदान दिया। वह विद्वानों एवं ज्ञानी जन का आश्रयदाता था। उसके जो राज दरबार में जीवक जैसे राजवेद थे, जिससे ये सिद्ध होता है कि उसके काल में औषधि विज्ञान उन्नत था। जीवक आप नोट करेंगे। अब हम लेते हैं कि बिंबिसार की धार्मिक सहिष्णुता। बिंबिसार ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। बौद्ध ग्रंथों से विदित होता है कि बिंबिसार पहले वैदिक धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में वह अपने पुरोहित महाकश्यप के साथ बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने अपने राजवेद जीविक को बुद्ध एवं संघ का चिकित्सक नियुक्त किया। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के अनुसार बिंबिसार ने बुद्ध का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। विद्वानों का अनुमान है कि बिंबिसार व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जैन धर्म के प्रति उसका समादर भाव था। विद्वानों का और ब्राह्मण धर्मानुयायियों का भी वह सम्मान करता था। जैन ग्रंथ उत्तराधन सूत्र के अनुसार राजाओं के सिंह बिंबिसार, दूसरे सिंह अर्थात भिक्षुओं के सिंह महावीर के पास अपनी रानियों व संबंधितों के साथ विनम्रता पूर्वक आए और उसने जैन धर्म में श्रद्धा व्यक्त की। ब्राह्मण धर्म के प्रति बिंबिसार की उदार दृष्टिकोण की जानकारी दीर्घ निकाय से मिलती है, जिसमें कहा गया है कि उसने सोनदंड नामक ब्राह्मण को चंपा की पूरी आय दान में दी। कुल मिलाकर बिंबिसार व्यक्तिगत रूप से बौद्ध मतावलंबी होते हुए भी एक धर्म सहिष्णु शासक था। वह अन्य धर्मों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। यहाँ पर बिंबिसार की साम्राज्यवादी शासन प्रबंध नीति, धार्मिक नीति का आपने अध्ययन किया और उसके बाद बिंबिसार की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। बिंबिसार एक प्रतापी, योग्य एवं धर्म सहिष्णु शासक था, किंतु उसकी मृत्यु दुखद परिस्थितियों
परिस्थितियों में हुई। जैन ग्रंथ एवं बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु द्वारा उसको बंदी बनाया जाना स्वीकार करते हैं, किंतु मृत्यु के बारे में जैन स्त्रोतों में अपने पुत्र की यातना से तंग आकर बिंबिसार द्वारा हत्या करना लिखा है। बौद्ध स्त्रोतों में अजातशत्रु को पितृहंता के रूप में उद्धत करते हुए बंदी गृह में भूख प्यास से तड़प तड़प कर बिंबिसार की मृत्यु का उल्लेख किया है। बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के द्वारा उकसाए जाने के और राज्य के लालच में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया था। इस अपराध को स्वयं अजातशत्रु पितृहंता पुत्र के लिए विकासशील साम्राज्य छोड़ गया। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि मगध जो साम्राज्य है, मैं आपको बार बार मगध का नाम इसलिए ले रही हूँ कि प्राचीन भारत के इतिहास में मगध का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से आपकी शासन व्यवस्था, जितने भी राज्य हैं उनकी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। जैसा कि आपने पहले देखा कि मगध की जो राजधानी थी वो गिरिवर्स थी, बाद में राजगृह और फिर बाद में पाटलिपुत्र बनी। तो यहाँ से जो आप पढ़ेंगे आगे, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य जो महत्वपूर्ण साम्राज्य हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रतापी शासक हुए हैं, उनकी जो शासन की जो नींव है, जो साम्राज्य की जो नींव है, वो किस पे टिकी हुई है? मगध साम्राज्य पे। मगध जो साम्राज्य, इसी साम्राज्य से अनेक जो जिन्होंने महत्वपूर्ण शासकों ने राज्य किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसका आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि मगध में कौन कौन से उस समय के महाजनपद थे, उस समय के कौन कौन से शासित प्रदेश थे, और किसने किसको राजधानी बनाया और किसने किसका क्या निर्माण किया, ये आप इसको अलग से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और एक बिंबिसार का मैं आपको जब यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अपना हर्यक वंश, तो उसमें मैं आपको एक PDF भी डालूंगी आपके इस ग्रुप में, तो आप उसमें देखेंगे और एक असाइनमेंट की इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको उसको अलग से नोट करेंगे और अलग से इसको याद भी करेंगे। अब हमने, जैसा कि आपने पढ़ा कि बिंबिसार की मृत्यु किसने की? अजातशत्रु, यानी उसके पुत्र ने ही उसकी मृत्यु कर दी। जैन ग्रंथों में तो यह स्वीकार किया कि बिंबिसार ने खुद अपने पुत्र की यातनाओं से तंग आकर आत्महत्या की, लेकिन बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा। तो हम यहाँ पर जो बिंबिसार की जो हैं अजातशत्रु या कुणिक। जैसा कि आपने पढ़ा कि बिंबिसार का जो शासन व्यवस्था है उसकी शुरुआत, और यहाँ पर अजातशत्रु की शासन की शुरुआत है 493 ईसा पूर्व 461 ईसा पूर्व। आप बच्चों नोट करेंगे और मैं आपको बाद में बता भी दूंगी कि शासन व्यवस्था को याद करने का तरीका है एक इंडेक्स बना के। इंडेक्स से आप परिचित हैं कि पहले शासक का नाम, फिर उसकी समय सारणी, मतलब कितने से कितने समय तक वंश कितना शासन उन्होंने किया। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि बिंबिसार के शासन व्यवस्था का जो सन है उसका उल्लेख कीजिए, या अजातशत्रु का या अशोक का, किसी का भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अजातशत्रु का साम्राज्य विस्तार। अजातशत्रु का एक अन्य नाम कुणिक था। अपने पिता के शासनकाल में वे अंग की राजधानी चंपा का शासक रहा, जहाँ उसने अच्छी शासन व्यवस्था का परिचय दिया। अजातशत्रु यद्यपि पितृहंता था, किंतु योग्यता व पराक्रम में वह अपने पिता से किसी प्रकार कम नहीं था। डॉक्टर रायचंद चौधरी के अनुसार उसका शासनकाल हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल था। चरमोत्कर्ष काल का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य की चरम सीमा को तक वो पहुंच गया था। उसके समय में साम्राज्य का विस्तार हुआ या शासन प्रबंध उत्तम था। वह अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। उसने मगध की राजधानी राजगृह को सुदृढ़ कर लिया तथा गंगा के पार्श्व में पाटली ग्राम नामक एक छोटे से दुर्ग का निर्माण किया। रोमिला थापर के अनुसार यही दुर्ग भविष्य में मौर्यों की प्रसिद्ध राजधानी पाटलिपुत्र कहलाया। तो बच्चों नोट करेंगे आप कि मगध की राजधानी राजगृह को सुदृढ़ किया,
में यह मौर्य की राजधानी बन गया पाटलिपुत्र। बिंबिसार ने मगध के पूर्वी राज्यों को जीत लिया था, अतः अजातशत्रु ने राज्य विस्तार हेतु उत्तर तथा पश्चिमी राज्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसके समय में जितने भी युद्ध हुए उसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पे पढ़ेंगे, बाद में आप बुक से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि कौशल से युद्ध। कौशल राज्य द्वारा बिंबिसार को 1 लाख वार्षिक आय काशी प्रदेश विवाह के दहेज में दिया गया, किंतु जब अजातशत्रु द्वारा अपने पिता को कैद कर लिया गया तो कौशल नरेश प्रसेनजित ने चिढ़कर काशी को पुनः कब्जे में कर लिया। इसी बात को लेकर मगध और कौशल के मध्य युद्ध छिड़ा। दोनों के मध्य कई लड़ाई हुई। एक बार प्रसेनजित द्वारा अजातशत्रु को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार हार जीत का निर्णय नहीं देखते हुए प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा के विवाह का प्रस्ताव अजातशत्रु के सम्मुख रखा। ये प्रस्ताव मगध के अनुकूल था, अतः दोनों ने अनाक्रमण समझौते के साथ काशी पुनः अजातशत्रु को दहेज के रूप में दे दिया। आपने देखा कि जैसे कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैसे अजातशत्रु ने भी किए। वजीज संघ पर विजय। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के लिच्छवियों से हुआ। उस समय वजीज संघ शक्तिशाली गणराज्यों में था, जिसमें लिच्छवी मल्ल आदि राज्य सम्मिलित थे। इस युद्ध का मुख्य कारण अजातशत्रु की साम्राज्यवादी नीति थी, किंतु जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में इसके सामाजिक और आर्थिक कारण भी बतलाए गए हैं। जैन ग्रंथ नियमावली सूत्र के अनुसार बिंबिसार ने वैशाली की राजकुमारी और अपनी पत्नी चेलना से उत्पन्न 2 पुत्र हल और बहलक को से चनक नामक हाथी तथा 18 लड़ियों का एक बहुमूल्य हार उपहार में दिया था। शासक बनने के बाद अजातशत्रु आज्ञा की अवज्ञा कर अपने नाना चटक के संरक्षण में वैशाली चले गए। अजातशत्रु द्वारा इन दोनों को लौटाने का अनुरोध जब चटक ने ठुकरा दिया तो अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। मगध राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला राज्य था, जबकि वैशाली गणतंत्रात्मक, अतः साम्राज्यवाद के लिए गणतंत्र को समाप्त करना अजातशत्रु की नीतियों के अनुरूप था। अतः अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए, मगध की सुरक्षा करने तथा साम्राज्य विस्तार के लिए अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। वैशाली गणराज्य की अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पे था, अतः अजातशत्रु ने भेद नीति काम लेते हुए अपने 2 मंत्रियों सुनिध एवं वस्कार, नाम नोट करेंगे आप, अजातशत्रु के 2 मंत्री हैं, सुनिध व वस्कार को वैशाली में फूट डालने के लिए भेजा। 3 वर्षों के अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उनके प्रयत्न सफल हुए। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है कि इसके परिणाम थे जो लिच्छवियों पारस्परिक मेल, सौहार्द तथा अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे, परस्पर लड़ने लगे। ऐसी अवस्था में अजातशत्रु ने विशाल स्तर पर सैनिक तैयारियों सहित वैशाली पर आक्रमण किया। जनस्त्रों के अनुसार ये युद्ध 16 वर्षों तक चला, किंतु अंततः वैशाली को परास्त कर मगध में मिला लिया गया। उनके शासक चटक ने एक कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। इस युद्ध की सैनिक तैयारियों का ज्ञान इस बात से होता है कि अजातशत्रु ने 2 नए युद्ध शस्त्रों का प्रयोग इस युद्ध में किया। पहला रथ मुसल नामक अस्त्र रथ में संयोजित गदाओं का चक्र था, जो कि रथ के साथ चलते हुए गदाओं द्वारा शत्रु पे प्रहार करता। दूसरा जो अस्त्र है वो है महाशिला वैशाली पर विजय ने मगध साम्राज्य का विस्तार कर दिया। अतः अवंती के शासक प्रोद्योत ने मगध पर आक्रमण करने की योजना आरंभ कर दी। अजातशत्रु स्वयं भी जागृत था, अतः अवंती से मुकाबला करने के लिए राज्य में मोर्चाबंदी शुरू कर दी। मध्यम निकाय में कहा गया है कि अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण किया, क्योंकि उसे प्रोद्योत के आक्रमण की आशंका थी। दोनों एक दूसरे से भयभीत थे। दोनों शासकों का अंत तक कोई युद्ध नहीं
हुआ, फिर भी मगध साम्राज्य की विस्तार की नीति पर अवंती अंकुश रखने में असमर्थ रहा। इस प्रकार अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाकर अपने पिता के स्वप्न को पूरा करने का प्रयत्न किया। वह अपनी सैनिक शक्तियों द्वारा मगध साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। और आगे है कि अजातशत्रु का धर्म। तो हम यहाँ देखते हैं कि अजातशत्रु का धर्म धार्मिक दृष्टि से अपने पिता की भांति उदार था। प्रारंभ में उसका झुकाव जैन धर्म की ओर था, किंतु वैशाली विजय के बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने महावीर तथा बुद्ध दोनों को अपने राज्य में सम्मान दिया था। उसके काल में ही बौद्ध की प्रथम संगति राजगृह में हुई। बौद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनके शरीर के अवशेषों को कुछ भाग प्राप्त करके उस पर कुशीनगर में एक स्तूप का निर्माण कराया। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। और बुद्ध के जो कुशीनगर में स्तूप का एक निर्माण वो भी अजातशत्रु ने किया। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप जो पढ़ाया जाता है उसको साथ के साथ अगर आप इसको नोट करते रहेंगे आपकी नोटबुक में, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस प्रकार अजातशत्रु या उदायों ने अजातशत्रु का वध कर सिंहासन हस्तगत कर लिया, किंतु जैन स्त्रोत पर्वन में उदय को पिता की मृत्यु के समय चंपा में होने का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार अजातशत्रु की मृत्यु के बाद दर्शक शासन बना। उदयन जब चंपा से लौटा तो उसकी योग्यताओं के कारण सामंतों ने मगध के सम्राट पर उदयन का निर्वाचन किया। गार्गी संहिता में भी उसे धर्मात्मा कहा गया है। यदि वह पितृहंता होता तो उसे यह संबोधन कभी भी नहीं प्राप्त होता। तो हम ये कहते हैं कि अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी था वो था उदयन। तो आप इसको नोट करेंगे। और आपने यहाँ पे पढ़ा कि बिंबिसार की शासन व्यवस्था और अजातशत्रु की शासन व्यवस्था, अजातशत्रु के समय जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनको आप पढ़ेंगे। फिर अजातशत्रु का धर्म और अजातशत्रु की मृत्यु, इसको आप नोट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।